हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गर्ल्स हम पीछे जो है कास्ट कर्व्स को पढ़ चुके हैं और कास्ट कर्व्स में हम लोगों ने उसकी डिटेल से एनालिसिस की थी कि किस तरह से प्रोड्यूसर अपनी कास्ट को एस्टिमेट करता है और कास्ट एस्टिमेट करना उसके लिए इसलिए ज़रूरी है कि उसने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अब ये तो उसकी कॉस्ट एनालिसिस हो गई, बट एट द सेम टाइम ही इज इंटरेस्टेड इन हिज रेवेन्यू कर्व्स एज वेल। क्यों? क्योंकि उसको ये तो पता चले कि वो कमा कितना रहा है। जब तक उसको ये पता नहीं होगा कि उसकी आमदनी कितनी है, तो सिर्फ कास्ट एस्टिमेशन से उसको उसके प्रॉफिट का अंदाजा नहीं हो सकता। एंड सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो हमें बहुत पहले अंदाजा ये लगाना है कि हमारी कास्ट क्या है, वो हम डिटेल से एनालिसिस कर चुके हैं। अब हमने एनालिसिस करना है कि रेवेन्यू कर्व्स क्या हैं, यानी उसकी आमदनी किस तरीके से उसको मिलती है और उसको किस तरह से ज्यादा किया जा सकता है। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द रेवेन्यू कर्व्स, but there is a difference between the revenue curves and the cost curves. Cost curve is of two type, and we have discussed it in detail that there was a short run and लॉन्ग रन कास्ट कर्व्स। ठीक है, और उसका डिफरेंस यही था कि क्योंकि कुछ फैक्टर जो थे वो कांस्टेंट थे और कुछ वेरिएबल थे शॉर्ट रन में, जबकि लॉन्ग रन में तमाम के तमाम जो फैक्टर थे वो वेरिएबल थे, आप उसमें इजाफा या कमी कर सकते थे। अच्छा, अब यहाँ डिफरेंस क्या है कि रेवेन्यू कर्व आपको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रेवेन्यू का डिफरेंस जो है बेसिकली वो किस चीज पे है कि वो कंपटीशन क्या है, यानी रेवेन्यू कर्व कौन से कंपटीशन के हैं। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी कि कंपटीशन किसे कहते हैं, या परफेक्ट कंपटीशन क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या है, उसके बाद हम रेवेन्यू कर्व्स की डिटेल में जाएंगे। असल में जब कोई भी प्रोड्यूसर मार्केट में आता है compete करने के लिए, तो वो जो भी मार्केट कंडीशंस हैं जिसके साथ वो चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी बाकी लोग भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो भी प्रोड्यूस कर रहा है, उन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर जो कंपटीशन है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है परफेक्ट और एक है इम्परफेक्ट। अच्छा, नाउ व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर इन द मार्केट, यानी बहुत सारे खरीदार हैं और बहुत सारे बेचने वाले मार्केट में हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं अपने इर्द गिर्द हम देखते हैं, जो कि बहुत सारे बेचने वाले भी हैं और बहुत सारे खरीदने वाले भी हैं। ठीक है, जैसे आप अगर देखें तो मार्केट में जितनी चीनी बिकती है या आटा बिकती है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर इन द मार्केट। नंबर सेकंड कंडीशन इसकी ये है कि प्रोडक्ट सोल्ड अंडर द कंपटीशन आर होमोजीनियस, यानी जिस कंपटीशन का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें जो चीज बिक रही है वो होमोजीनियस है, यानी एक जैसी है। उसके कलर्स लेबल्स डिफरेंट नहीं है, उसकी क्वालिटी भी डिफरेंट नहीं है। जैसे अगर आप बाजार में चीनी देखें, आटा देखें, तो उसके कलर्स और लेबल्स डिफरेंट नहीं है, बल्कि वो एक ही है। अगर मैं किसी एक दुकानदार से चीनी खरीदूं या किसी दूसरे से, बात एक ही है। And the buyers have perfect knowledge of the prices and product of the market, यानी जितने खरीदार हैं उनको पता है कि इस चीज की कीमत क्या है और कोई भी उस कीमत से ज्यादा उनसे वसूल नहीं कर सकता। They have the perfect knowledge of the market and the prices. नंबर नेक्स्ट है आपके पास, प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट आर डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी परफेक्ट कंपटीशन में जो कीमतें होती हैं, मार्केट प्राइसेस जो होती हैं, वो डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती हैं। अब अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी, अगर किसी चीज की सप्लाई बढ़ेगी तो उसकी कीमतें कम हो जाएंगी। ठीक है, तो यानी ये प्रोड्यूसर नहीं डिसाइड करेगा कि उस चीज की कीमत क्या होनी चाहिए, बल्कि जो कंज्यूमर है, अगर वो डिमांड बढ़ा देंगे तो उसकी चीज की कीमत बढ़ जाएगी,
अगर वो डिमांड कम कर देंगे तो उस चीज की कीमत कम हो जाएगी। एट द सेम टाइम अगर उसकी सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, और अगर सप्लाई कम हो जाए तो उसकी कीमतें ज्यादा हो जाती हैं। सो बेसिकली द प्राइसेस विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। दोनों फोर्सेस का जो रिपरकशन है, जो आपस का इंटरेक्शन है, वो डिसाइड करेगा कि प्राइसेस क्या है। अच्छा, एनी फर्म कैन एंटर और एग्जिट फ्रॉम द प्रोडक्शन सेक्टर। कोई भी कारोबार में आना चाहे तो आ सकता है, कोई भी कारोबार से निकलना चाहे तो निकल सकता है। ये इस मार्केट की बेसिक कंडीशंस हैं कुछ, यानी अगर कोई भी कारोबार शुरू करना चाहता है तो वो शुरू कर सकता है, इसमें कोई उसको रोकने वाला नहीं है। तो ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होने चाहिए, जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस होगी, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट होगा, और प्राइसेस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेंगी। और ये जो फर्म, कोई भी फर्म कारोबार शुरू करना चाहे तो वो शुरू कर सकती है, कोई भी छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकती है। अच्छा, ये जब ये सारी कंडीशंस किसी भी कंपटीशन में होगी तो हम उसे परफेक्ट कंपटीशन कहेंगे। लेकिन अगर किसी इसमें से कोई एक जो फैक्टर है, एक भी शर्त पूरी ना हो तो हम उसको परफेक्ट कंपटीशन नहीं कहेंगे। कंपटीशन इन नो इज नोन एज परफेक्ट कंपटीशन if it has all the above characteristics. This type of competition does not exist in the real world. It is a theoretical or ideal competition. ठीक है ना? अब रियल वर्ल्ड में किसी भी कंपटीशन में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है कि हो। अब जैसे मैंने आपको चीनी की एग्जांपल दी, तो वो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स की उसको तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन एट द सेम टाइम prices of the product are not determined by the forces of demand and supply. हम नहीं डिसाइड करें, वो प्रोड्यूसर जो है वो आपस में मिल जाते हैं और वो कीमतों को बढ़ा देते हैं। तो जब इस किस्म के कारोबार हों जिसमें कि ये तमाम किस्म की शराइत पूरी ना हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन नहीं कहते, बल्कि हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे इम्परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। और इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या है? व्हेन देयर इज अ सिंगल सेलर, कोई एक बेचने वाला हो, देर आर टू सेलर्स, मे बी टू सेलर्स, मे बी फ्यू सेलर्स। अच्छा, अब इन तीनों का डिफरेंस देखें। सिंगल सेलर का मतलब है कि एक ही बेचने वाला है, उसको हम मोनोपोली कहते हैं। जब मार्केट में एक चीज बेचने वाला हो तो हम उसको मोनोपोली कहते हैं। अगर दो चीजें, एक ही चीज को दो बेचने वाले हैं, दो सेलर्स हैं, टू सेलर्स हैं, तो हम उसको डिओपली कहते हैं। हाँ, फ्यू सेलर्स हैं यानी टू से ज्यादा हैं। अब ये आप देखें कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर हमने किया था। यहाँ हम क्या कह रहे हैं? यहाँ हम कह रहे हैं फ्यू सेलर्स। और फ्यू सेलर्स वाली कंपटीशन को हम क्या कहते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यू हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट। आपके एमसीक्यूज में ये बात हमेशा पूछी जाती है कि मोनोपोली में कितने सेलर हैं और डिओपली में कितने हैं और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कितने हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक में फ्यू सेलर्स हैं और मोनोपोली में वन सेलर है। अच्छा, सो जब भी किसी भी कंपटीशन में एक सेलर होगा, दो होंगे या फ्यू होंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको इम्परफेक्ट कंपटीशन कहेंगे। अच्छा, इस प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड अंडर दिस कंपटीशन आर डिफरेंट इन कलर्स, लेबल। अच्छा, उनके कलर्स और लेबल डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर आप डालडा को देखें तो डालडा भी कुकिंग ऑयल है, तलो भी कुकिंग ऑयल है, बट देयर कलर्स एंड लेबल्स आर डिफरेंट। दे आर डिफरेंट ब्रांड्स। ठीक है, और द प्रोडक्ट हैव डिफरेंट प्राइसेस। अच्छा, आप कभी भी ऐसा नहीं करते कि आप जाएं और डालडा वाले से कहें कि जी चूंकि तलो की कीमत इतनी है तो आपने हमें डालडा भी इतने का देना है। दे हैव डिफरेंट प्राइसेस बिकॉज देयर कलर्स एंड लेबल्स आर डिफरेंट। एंड कंज्यूमर हैव नो नॉलेज ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कंज्यूमर को कोई पता नहीं है कि वो जो भी उसको जिस भी कीमत पे बेचना चाहता है वो उसको खरीदने पे मजबूर है। अच्छा, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आर डिसाइडेड बाय द सेलर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द प्राइसेस। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में कंज्यूमर
और प्रोड्यूसर मिलके डिसाइड करते हैं प्राइसेस को। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मोनोपोली है, डियोपली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। प्रोड्यूसर की मर्जी, वो जो भी कीमत रखेगा। एक तो हमें नॉलेज ही नहीं है प्राइस का, हम उस प्राइस पे उसको खरीदने में मजबूर हैं। एंड देयर आर बैरियर in the form of restrictions and rules to enter in the business or leave the business। ठीक है, आप कारोबार में शामिल भी नहीं हो सकते, उस चीज को प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, और उस चीज को, अब जैसे डालडा की फर्म है या किसान है या जितनी कुकिंग ऑयल इंडस्ट्री है, इसमें फ्यू सेलर्स हैं। अगर आप सारी कुकिंग ऑयल के नाम फिंगर टिप्स पे भी काउंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देयर आर फ्यू सेलर्स, और ये जो फ्यू सेलर्स हैं, इनको आप जब काउंट करते हैं तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि अगर कोई और एक बंदा इस कारोबार में आना चाहे, इस चीज को प्रोड्यूस करना चाहे, तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतने प्रोड्यूस करने वाले, इतने स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बैठे होते हैं, वो उनको फेस नहीं कर सकता, उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने आपस में कार्टेल्स बनाई होती हैं, वो खुद मिलके आपस में जो होते हैं नए आने वालों को डिस्करेज करते हैं। दूसरी बात ये कि जो एक नया प्रोड्यूसर है, वो भी, उसके पास ना तो इतनी लार्ज इन्वेस्टमेंट होती है कि वो इनको compete कर सके। ठीक है, अच्छा एग्जांपल्स क्या हैं हमारे पास? वापडा मोनोपोली है, पीआईए पाकिस्तान मोनोपोली है। ठीक है, दे आर द एग्जांपल ऑफ मोनोपोली। डालडा, तलो, मीजान, रफान, किसान कुकिंग ऑयल आर द कंपनीज are are the example of monopolistic competition। यानी ये कुछ few sellers हैं, इसकी वजह से आप इसीलिए, अच्छा देखें, शैम्पूज भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, कुकिंग ऑयल भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, जो कि जहां भी जो भी प्रोड्यूसर किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने वाले फ्यू सेलर्स हैं, तो यू कैन इजीली मार्क देम एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब हम इनके रेवेन्यू कर्व्स को डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज नाउ वी आर क्वाइट क्लियर दैट व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड व्हाट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। दे आर जस्ट ऑपोजिट टू वन अनदर। सो हमने पहले में क्या कहा? हमने कहा द प्राइसेस विल बी होमोजीनियस एंड सेम प्राइसेस होंगी। दूसरे में हमने क्या कहा? प्रोडक्ट हैव डिफरेंट प्राइसेस, और वो उसको कम या ज्यादा कौन कर सकता है? सेलर कर सकता है। नाउ कम टू द रेवेन्यू कर्व्स। हमें कौन कौन से रेवेन्यू कर्व्स चाहिए जिनको हम डिस्कस कर सके? देखिए, हमने कास्ट कर्व्स में हमने सबसे पहले क्या किया? टोटल कास्ट किया, मार्जिनल कास्ट किया, एवरेज कास्ट किया। अब यहाँ भी हमें वही सारे कर्व्स चाहिए। टोटल रेवेन्यू चाहिए, एवरेज रेवेन्यू चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम टोटल रेवेन्यू का कंपैरिजन या एनालिसिस टोटल कास्ट से करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट कितना है। इसी तरह एवरेज रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे एवरेज कास्ट से, तो हमें पता चल जाएगा कि एक प्रोडक्ट पे खर्चा कितना आ रहा है और एक प्रोडक्ट से हम कितना कमा रहे हैं। ठीक है, टोटल रेवेन्यू, टोटल कास्ट का एनालिसिस हमें ये बता सकेगा कि अगर मैं 100 आइटम्स बना रही हूँ, 100 क्वांटिटी, किसी भी चीज की क्वांटिटी 100 बना रही हूँ, तो उस 100 यूनिट्स को बेचने से मेरे पास कितने पैसे आ रहे हैं और मेरा कितना खर्चा हो रहा है। ये कंपैरिजन जो है, ये मुझे अपना प्रॉफिट एनालिसिस करने में आसानी देगा। ठीक है, अच्छा अब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कास्ट, अब मुझे ये बताएगा कि रेवेन्यू पर यूनिट, एक एवरेज यूनिट कितने का बन रहा है और उसके ऊपर खर्चा कितना है, ये भी मुझे अपने प्रॉफिट की तरफ गाइड करेगा। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू मींस व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, तो उस पे कितना खर्चा आएगा। यानी अगर हम 100 तौलिए बना रहे हैं, तो 101वां तौलिया बनाने पे जो खर्चा आएगा वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट होगी, और उस 101वें तौलिए से आने वाले पैसे हमारे क्या होंगे? वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होगा। So what is total revenue? Total revenue, when a producer multiply his prices of the product with the quantity sold of the product, तो he will get his total revenue। अब आप देखिए ना, मैं मालूम करना चाहती हूँ कि what is my total revenue, तो I have to first estimate how much I am going to produce। अब अगर मैं 1000 यूनिट बना रही हूँ किसी की चीज के भी, जैसे अगर मैं कुकिंग ऑयल की बात करती हूँ, मैं बना रही हूँ 1000 डालडा कुकिंग ऑयल, और एक की कीमत जो है लेट सपोज 1000 है, तो मेरा टोटल रेवेन्यू क्या होगा? 10,000।
ठीक है, 1000 इंटू 1000, 10,000। अच्छा, एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? अब देखें, 10,000 मेरे पास टोटल मेरी इनकम हो गई और मैं कितना बना रही हूँ? 100। तो 10,000 को मैं डिवाइड करूंगी 100 पे, तो फिर मेरे पास यानी एक यूनिट बनाने से, बेचने से मेरे पास क्या आ रहा है वो मुझे मालूम हो जाएगा। When a producer is interested in calculating his average revenue earned from his production, he will divide his total revenue earned by the product sold by the total quantity sold। यानी वो अपनी सारे रेवेन्यू को, जो टोटल रेवेन्यू वो उसने कैसे मालूम किया? उसने प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया। अब वो एवरेज रेवेन्यू को कैसे मालूम करेगा? उसी टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देगा क्वांटिटी पे। अच्छा, marginal revenue. When the producer is interested in his marginal revenue, the total revenue earned by the selling an additional unit of the product sold। अब वो क्या करेगा? वो करेगा ये एडिशनल यूनिट, कि नहीं वो जो नया यूनिट बन रहा है उसके बेचने से उसके पास कितने पैसे आ रहे हैं। एडिशन, एडिशन आई थिंक ऑल ऑफ यू नो कि एडिशन का मतलब है एक नई प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, तो जब प्रोड्यूसर चाहता है कि मुझे पता चले कि मैं अगर और चीजें बनाऊंगा, यानी मैं अपनी प्रोडक्शन में इंक्रीज कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ, तो उससे मेरे पास कितने पैसे आएंगे, ये मालूम करने के लिए वो क्या करेगा? वो चेंज इन टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करेगा चेंज इन क्वांटिटी को, तो उसके पास इस तरह मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट हो जाएगा। लेट्स सपोज देखें, अगर वो पहले 10,000 कमा रहा था और अब अगर वो 11,000 कमा रहा है, तो उसके टोटल रेवेन्यू में कितना फर्क आया? 1000 का। और अगर पहले वो 100 यूनिट बना रहा था और अब वो 101 बना रहा है, तो उसकी क्वांटिटी में कितना इंक्रीज आया? 1। तो हम 1000 को 1 पे डिवाइड करेंगे एंड वी विल कम टू नो कि मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या है? 1000 है। अब ये सारे कर्व्स जो हैं ये मैं आपको शेड्यूल के जरिए से एक्सप्लेन करती हूँ, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, हमारे पास पहला कॉलम है प्राइसेस का, एंड फोकस करें, दीज आर द रेवेन्यू कर्व्स अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, जहां की प्राइसेस क्या है? कांस्टेंट है, होमोजीनियस है और उनमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। अब आप देखें, प्राइसेस के कॉलम में आपके पास सारी प्राइसेस कांस्टेंट है, 5 रुपीज है, और क्वांटिटी जो है हम बढ़ाते जा रहे हैं। पहले हम 1 यूनिट बना रहे हैं, फिर 2 यूनिट बना रहे हैं, फिर 3 यूनिट बना रहे हैं और फिर 4 यूनिट बना रहे हैं। टोटल रेवेन्यू हमारे पास फॉर्मूला है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। सो 5 into 1 5, 5 into 2 10, 5 into 3 15 एंड 5 into 4 20। अच्छा, एवरेज रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी पे डिवाइड कर रहे हैं। अब टोटल रेवेन्यू के कॉलम को देखें, 5 और क्वांटिटी क्या है? 1। 5 डिवाइडेड बाय 1 5, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 15 divided by 3 5, and 20 divided by 4 is also 5. So our average revenue is also constant as the price, and you can easily see that prices are equal to average revenue. Now come to calculate the marginal revenue. Marginal revenue में हमने डिस्कस कर लिया कि जितना चेंज इन टोटल रेवेन्यू है और जितना चेंज इन क्वांटिटी है उसको हम एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे। जरा आप टोटल रेवेन्यू के कॉलम को देखें, 1 से पहले 0 है, हम कुछ भी नहीं बना रहे थे। ठीक है, तो पहले 1 से पहले 0 है, हम कुछ भी नहीं बना रहे, और आपके पास जो प्राइसेस हैं वो 5 है, और उससे पहले जो आपका टोटल रेवेन्यू था वो 0 था। जब आप कुछ बना नहीं रहे थे तो आपके पास कुछ अर्न भी नहीं हो रहा था। ठीक है, तो 5 माइनस 0 और 1 माइनस 0। ठीक है, टोटल रेवेन्यू की चेंज क्या है? 5 माइनस 0, और चेंज इन टोटल क्वांटिटी क्या है? 1 माइनस 0। तो 5 डिवाइडेड बाय 1 हमारे पास 5 आ गया। फिर दोबारा नेक्स्ट उस पे जाएं, जब हम सेकंड यूनिट प्रोड्यूस करें, जब हमने सेकंड यूनिट प्रोड्यूस किया तो हमारा टोटल रेवेन्यू क्या हो गया? 10। अब चेंज इन टोटल रेवेन्यू क्या है? 10 माइनस 5 क्या आ गया? 5। क्वांटिटी हमने कितनी इंक्रीज की? 2 माइनस 1 1। तो हमारे पास जो डिवाइड किया हमने 5 को डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास क्या आ गया? 5। एंड यू कैन इजीली सी आपका मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइसेस सेम है। मैंने आगे इसका ग्राफ बनाया है, एंड यू कैन लुक एट
टू द ग्राफ, आप इसको खुद बना सकते हैं। हमने इस वाई एक्सिस पे प्राइसेस, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू को लिया है। सबको हमने इस पे कैलकुलेट किया है और क्वांटिटी को हमने एक्स एक्सिस पे कैलकुलेट किया। आप देखें टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, बाकी एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस जो है वो सेम है। जिस तरह आपने पीछे देखा वो सारे जो है 5 है, तो वो एक कांस्टेंट लाइन है। जबकि अगर आप पीछे देखें तो टोटल रेवेन्यू पहले 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, यानी वो इंक्रीज हो रही है। और ये कर्व्स किस चीज के हैं? ये परफेक्ट कंपटीशन के रेवेन्यू कर्व्स हैं। नाउ लुक एट टू द इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या कहा है कि प्राइसेस चेंज हो सकती हैं, देयर इज नो होमोजीनियस प्राइसेस। और प्राइसेस कौन चेंज कर सकता है? प्रोड्यूसर चेंज कर सकता है। प्रोड्यूसर कैन इजीली चेंज द प्राइसेस। अब यहां देखें, पहले प्रोड्यूसर एक चीज को बेच रहा था, 1 यूनिट बेच रहा था और उसकी प्राइसेस 8 थी। उसके पास उस चीज की कीमत 8 रुपए थी। अब उसने डिसाइड किया कि मेरी चीजें अगर ज्यादा बिकेंगी तो मेरा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो उसको ये समझ आई कि अगर मैं चीज की कीमत कम करूंगा तो मेरी क्वांटिटी ज्यादा बिकेगी। उसने उस चीज की कीमत, उस प्रोडक्ट की कीमत 7 रुपीज कर दी। जब 7 रुपीज कर दी तो उसकी 2 क्वांटिटी बिकने लगी। फिर उसने सोचा कि वो उसकी प्राइस और कम करे, तो उसने 6 रुपीज कर दी और उसकी 3 प्रोडक्ट बिकने लगी। फिर उसने 5 कर दी तो उसकी प्रोडक्ट 4 बिकने लगी। जब उसने 4 की तो 5 बिकने लगी। और जब उसने प्राइस 3 की तो उसकी 6 बिकने लगी। और जब उसने 2 की तो उसकी 7 बिकने लगी। ये उसने इसलिए किया क्योंकि वो प्राइस चेंज करने पे उसका होल्ड है, और वो जब भी अपना टोटल रेवेन्यू बढ़ाना चाहता है तो वो प्राइसेस को कम कर देता है। अब उसका टोटल रेवेन्यू क्या है? पहले 8 है। क्यों? क्योंकि प्राइस इनटू क्वांटिटी। मैंने यहाँ इंटेंशनली नहीं लिखा, पीछे तो मैंने कॉलम में लिखा था कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। यहाँ मैंने इंटेंशनली नहीं लिखा ताकि आप लोग खुद अपना जहन इस्तेमाल करके मालूम कर सकें कि हमने ये कहाँ से लिया। अब 8 इंटू 1 हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास 8 आ गया। 7 इंटू 2 14, 6 इंटू 3 18, 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 5 20, 3 इंटू 6 18 एंड 2 इंटू 7 14। ये हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया। अब एवरेज रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू 8 है। 8 डिवाइडेड बाय 1 8, 14 divided by 2 7, 18 divided by 3 6, 20 divided by 4 5, 20 divided by 5 4, 18 divided by 6 3 आ गया हमारे पास, और 14 divided by 7 हमारे पास 2 आ गया। अब आप देखें यहाँ भी प्राइसेस और एवरेज रेवेन्यू जो है वो सेम है। प्राइसेस और एवरेज रेवेन्यू जो है वो सेम है। अब मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू हमने कैसे मालूम किया था? हमने चेंज इन टोटल रेवेन्यू को डिवाइड किया था चेंज इन क्वांटिटी पे। अब सबसे पहले तो वो 0 0 ही है, आपको समझ आ रही है कि टोटल रेवेन्यू जब हम कुछ नहीं बना के बेच रहे थे तो 0 था, और जब हम कुछ नहीं कमा रहे थे तो 0 था। तो 8 माइनस 0 8 और 1 माइनस 0 1, तो 8 डिवाइडेड बाय 1 हमारे पास पहले कॉलम में जो पहली रो में जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या है? वो 8 है। नेक्स्ट रो में आप देखिए मार्जिनल रेवेन्यू की नेक्स्ट रो में 14 माइनस 8 क्या आ रहा है आपके पास? 6, और 2 माइनस 1 1। 6 को आपने 1 पे डिवाइड किया एंड यू गेट द मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू 6। फिर 18 माइनस 4 क्या आया आपके पास? 4, एंड 3 माइनस 2 आपके पास 1 आ गया, एंड 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 4। 20 माइनस 18 2, और 4 माइनस 3 1, सो 2 डिवाइडेड बाय 1 आपके पास क्या आ गया? 2। इसी तरह 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो फिर अगर आप 0 को 1 पे डिवाइड करें तो यू विल हैव 0। 18 माइनस 20, जरा इस पे फोकस करें। 18 माइनस 20, इसीलिए क्या आ गया? -2, और -2 डिवाइडेड बाय 1 -2। 14 माइनस 8 -4। अब ये सारे कॉलम्स का आगे हमने ग्राफ बनाया है, उसी तरह जिस तरह का पिछला ग्राफ है
आप उसी तरह सारी वैल्यूज को लेंगे, क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे मेजर करेंगे और प्राइसेस, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू को वाई एक्सिस पे करेंगे। अब आपको समझ आ रही है कि परफेक्ट कंपटीशन के रेवेन्यू कर्व्स और इम्परफेक्ट कंपटीशन के रेवेन्यू कर्व्स कितने डिफरेंट हैं। वजह उसकी क्या है कि इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। अब यहाँ आप देखें, आपका एवरेज रेवेन्यू भी नीचे आ रहा है, आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी नीचे आ रहा है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में भी जा रहा है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू नेगेटिव में कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है। और टोटल रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो रहा है, शुरू में बहुत हद तक इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाएगा फिर ये कम होना शुरू हो जाएगा। आप जरा टेबल को देखें, जहां आपका मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है वहां आपका टोटल रेवेन्यू 20 है और उसके बाद उसमें कमी होना शुरू हो गई है। ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू आपको ये शो कर रहा है कि जो आप एक नया यूनिट बना के बेचेंगे उससे आपके प्रोड्यूसर को कितने पैसे मिलेंगे, और एवरेज रेवेन्यू आपको ये शो कर रहा है कि आपने जो टोटल यूनिट बनाए हुए हैं उनमें से एवरेजली हर एक से आपसे कितने पैसे आपको मिल रहे हैं। ठीक है। सो आप इसको प्रैक्टिस करें। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे होगा। ठीक है। और आप लोग सब अटेंडेंस इसी बेस पे है, मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ, अटेंडेंस इसी बेस पे है कि आप मुझे ये रेवेन्यू कर्व्स बना के भेजेंगे। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। लेकिन आप लोगों के लिए ये एटलीस्ट 5 टाइम्स प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे होगा। ठीक है। अल्लाह हाफिज।